नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को जो है कवर करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के भी फॉर्म आ गए हैं और यूपी पीसीएस 2022 भी होने वाला है, बिहार पीसीएस भी प्री होने वाला है। इधर आप देख लीजिए यूपी में लेखपाल का पेपर होने वाला है, बीडीओ का पेपर होने वाला है 2018। तो तमाम जो है आने वाली परीक्षा के लिए जो है ये बहुत ही सेशन महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको जो कि घटना चक्र की दृष्टि है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस दृष्टि है, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से कवर कराया गया है और इसको मैं आपको अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट के साथ कवर कराऊंगा। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके 95% जो है क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है। और जो करंट अफेयर थोड़ा बहुत आएंगे, जैसे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आ गया है, तो तमाम करंट अफेयर्स अगर आप देख लेंगे तो आप 5% वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए और आपका इन्वायरमेंट जो है तैयार हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है यहीं से आपको मिलेंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है। और घटना चक्र जो है इतनी अच्छे से जो है इसने सिलेबस को कवर कराती है कि इससे बाहर आपको कहीं तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे जो इसमें समझाने वाली जगह होगी वहाँ हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी का डेट आ भी गया है, 30 अप्रैल ही है कि 30 मई है, शायद डेट कंफर्म कर लीजिएगा। 2 जून आपका यूपीएससी है और जो है 12 जून यूपी पीसीएस है। ठीक है, उससे पहले आपका लेखपाल होगा, उसका वीडियो होगा। तो सभी के लिए बहुत ही सेशन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है चैनल से जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है पर्यावरण एवं सतत विकास। ठीक है, पहले देखते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण किसको कहते हैं? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे पर्यावरण जो है परि और आवरण, ये 2 शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण। ठीक है, तो जो जीव होते हैं उनके चारों तरफ से जो वातावरण है उनसे इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। जैसे मानव है, हमारे चारों तरफ जो है पेड़ पौधे हैं, जल हैं, वायु हवा है। ठीक है, तो इनसे हमारा जो है इंटरेक्शन हो रहा है, तो यही हमारा पर्यावरण है। ठीक है मित्रों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा। तो पर्यावरण का जो है एक अधिनियम आया था 1986, जो कि पहला अधिनियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ भी लेता है। ठीक है, कि पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में। ठीक है, तो उसके अनुसार पर्यावरण की परिभाषा दी हुई है, किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को ही पर्यावरण कहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वही है कहने का मतलब। ठीक है, कि जीव के चारों तरफ जो है भौतिक और जैविक दशाएं। ठीक है, भौतिक मतलब जो दिखता है, और जैविक, ठीक है, और उनके साथ अंतर्क्रिया, उनके संग अंतर्क्रिया कर रहा है, उसी को हम पर्यावरण कहेंगे। तो सामान्य परिभाषा भी दी हुई है, इसको भी देख लीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप में पर्यावरण की संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए एक गोले में पर्यावरण दिया हुआ है। तो ये पर्यावरण दिया हुआ है। तो कई संगठन, जैसा कि पर्यावरण दिया हुआ है, कई संगठनों से निर्मित एक संरचना है। ठीक है, सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है।
बृहत एवं लघु स्तर पर अवधारणा दिया हुआ है। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर विभिन्नताएं, कुछ कारक नियंत्रक के रूप में, कुछ कारक संसाधन के रूप में। ठीक है, इधर देख लीजिए पर्यावरण के विविध पक्ष क्या क्या है। लघु स्तर, बृहत स्तर। तो पर्यावरण के कारक क्या हैं? संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। मुख्य घटक हैं ऊर्जा, जैविक, भौतिक, जो कि अजैविक है। विभिन्नताओं का कारण क्या है? जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर। पर्यावरण के प्रमुख संगठक भौतिक जैसा कि आपको मैंने बताया, स्थल, वायु, जल। ठीक है, भौतिक मतलब जिसको हम देख सकते हैं, स्थल, वायु, जल। जैविक में पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव आ जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा जो सूर्य से के द्वारा जो ऊर्जा मिलता है, ठीक है, उसको सौरिक से भी और भूतापीय से भी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जगह जगह इसका यूज मिलेगा तो भौतिक आप समझ नहीं पाएंगे। तो भौतिक का अर्थ यही रहेगा कि स्थल, वायु, जल। जैविक का होगा पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव, और ऊर्जा सौरिक और भूतापीय। ये थोड़ा मेरा पेन चलाने में दिक्कत हो रहा है, इस वजह से हमको बीच बीच में, चलिए आगे हाथ बैठ जाएगा तो आसान हो जाएगा। अब हम देखेंगे धारणी या सतत विकास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो धारणी एवं सतत विकास, इसकी अवधारणा क्या है? वर्तमान की आवश्यकता, ठीक है, वर्तमान की आवश्यकता ध्यान में रखकर इसका विकास किया जा रहा है। भविष्य की आवश्यकता ध्यान में रखकर भी इसका विकास किया जा रहा है। तो धारणी या सतत विकास मतलब दोस्तों इतना समझ लीजिए कि जो जितने मतलब जैसे आप प्रकृति जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो कोयला हो, जैसे एग्जांपल लीजिए कोयला ही है, तो अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चाहे कोयला हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक चीज़ हो, जो आज मनुष्य जो है जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करे, और भविष्य में भी जो है हमारे जो पुश्त हैं, जो आने वाले जनसंख्या है, उनके लिए भी जो है वो वस्तु जो है यूज़ में आए। ठीक है, इसी को हम धारणी विकास कहते हैं, धारणी या सतत विकास। ठीक है, कि वर्तमान की आवश्यकता तो पूरी हो ही जाए और भविष्य को भी ध्यान में रखकर इसका विकास करना। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो अवधारणा समझ गए, वर्तमान की भी आवश्यकता और भविष्य की भी आवश्यकता को ध्यान में रख के। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। शब्द की व्याख्या, जो धारणी विकास जो है, शब्द की व्याख्या कब हुई थी? तो वर्ष 1987 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, एक संस्था है जो कि WHO के अंतर्गत है, UNO के अंतर्गत है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है। और कौन सी रिपोर्ट थी? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट में कहा गया था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, धारणी विकास का उच्चारण किया गया था। ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट में, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। आइए ऊपर बढ़ते हैं और देखिए, ध्यान रखिएगा, धारणी विकास पे जो है ये सम्मेलन हुआ था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1992। 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, जितने भी स्टेट PCS हो चाहे UPSC हो, सब में ये पूछ चुका है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992, और हर 5 साल पे जो है ये सम्मेलन जो है इन्वायरमेंट सम्मेलन कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि 1992 भी हुआ था, 97 हुआ था, ठीक है, 2002 हुआ था, इस तरीके से हर 5 साल बाद। तो पृथ्वी सम्मेलन पहला वर्ष 1992 में हुआ था। इसमें एजेंडा 21, ठीक है, जिसको रियो घोषणा भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो पूछता है कि एजेंडा 21 किस में घोषित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में। ठीक है, तो इस सम्मेलन में धारणी विकास के प्रति पूर्ण समर्थन किया गया था। ठीक है, तो धारणी विकास आप समझ गए होंगे।
धारणीय विकास कहने का मतलब वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास किया जाना, इसको धारणीय विकास कहते हैं। मोटा मोटा शब्दों में आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा है। पर्यावरण सुरक्षा क्या है? प्रदूषण किसको कहते हैं? पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकट। ठीक है, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकट ही प्रदूषण कहलाता है। धारणीय विकास जो है पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायक है। तो धारणीय विकास किसको कहते हैं? पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायक। ठीक है, पर्यावरणीय क्षरण मतलब पर्यावरण का मतलब नुकसान करना। ठीक है, जैसे पेड़ जो है कमर्शियल मकसद से जो है पेड़ों को काटा जाना। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय क्षरण है। तो धारणीय विकास तभी हो सकता है जब हम इस पर युक्तिबद्ध उस पर प्रतिबंध लगाएं, युक्ति। ठीक है, आगे देखिए प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। तो कार्बन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। कार्बन विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है। ठीक है, मूल रूप से ग्रेफाइट एवं हीरा में कार्बन होता है। तो कार्बन मुख्य रूप से क्या कौन कौन सा होता है? ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से कार्बन होता है। यौगिक रूप में है या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन किस रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में। कार्बन का पुनर्चक्रण कैसे होता है? विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, जल के समान विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, पुनर्चक्रण होता है। जैसे जल का पुनर्चक्रण होता है उसी तरीके से कार्बन का भी होता है। कार्बन विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान भी होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उसमें भी कार्बन होता है। ये देखिए कार्बन चक्र का पूरा फ्लोचार्ट बना हुआ है इस बुक में। यही दोस्तों खासियत है कि इसको अगर आप देख लेते हैं ना तो आपका जो है ना प्रैक्टिकल ज्ञान जो है आपको हासिल हो जाएगा, किताबी ज्ञान से, जो कि बेहतर माना जाता है। किताब से रटने में और थोड़ा सा फिगर के साथ देखने में चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती है। तो इस बुक की यही खासियत है। तो अगर आप यहाँ से समझ जाते हैं तो अगर इस वीडियो को आराम से एक दो बार, दूसरी बार में आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। जब भी कोई एग्ज़ाम हो आप इसको इससे पहले देख के जाइए। ठीक है, और आपको अगर हमसे भी पढ़ना है इस चैनल पे तो स्टडी फास्ट पे तो पढ़ाया ही जा रहा है, आप हमारे चैनल पे भी जो है जा सकते हैं। सभी वीडियो जो है यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड आपको वहाँ भी मिलेंगे। मेरे चैनल का नाम है अविनाश दुबे वॉइस। ठीक है, अविनाश दुबे वॉइस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी ये वीडियो डले होते हैं। ठीक है, तो आइए कार्बन चक्र को पढ़ लेते हैं। देखिए कार्बन चक्र कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो CO2 है। ठीक है, तो CO2 को देख लीजिए, CO2 कैसे बनता है। जैसे CO2 है तो आप देख रहे होंगे कहीं भी पहाड़ पठार आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है जैसे कोई जानवर हैं, जंतु हैं, तमाम जो है वहाँ वनों में चाहे पेड़ या आपके पहाड़ों के इर्द गिर्द जो है जो जानवर, पक्षी, वृक्ष, वन जितने जो है मर जाते हैं। ठीक है, तो वो मर गल के मृत जीव अपशिष्ट उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, उसी से धीरे धीरे जो है धीरे धीरे वो बदल जाते हैं जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन के रूप में। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम जो है उसी का जो है अंश है। तो जो मृत जीव हैं, तमाम पेड़ पौधे हैं, जब वो एक आयु के बाद जो है वहाँ मर के उस जगह पे जो है काफ़ी समय बाद, कई सदी बाद उसमें बदलाव होके वही जो है जीवाश्म का रूप ले लेता है। ठीक है, जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन जिनको आप कोयला पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, तो आप कोयला पेट्रोलियम जान रहे हैं ना कैसे निकलता है।
तो इसी तरीके से चक्र समझिए आप कि पेड़ पौधा है उससे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। जीव जंतु भी श्वसन कर रहे हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। मानव भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ऑक्सीजन लेता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके वायुमंडल में जो है पूरे चक्र के रूप में आदान प्रदान होता रहता है, चाहे परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन होता है। तो ये सारे जो हैं ये CO2 है। इसी CO2 उत्सर्जन की वजह से ही जो है विश्व में इन्वायरमेंट के ऊपर जो है दुख जताया गया, और इसी की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग आज आप देख रहे हैं पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। सब कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम CO2 उत्सर्जन किया जाए। सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन होता है दोस्तों जो ये फैक्ट्रियां हैं, केमिकल की फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री, ठीक है। तो ये ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करता है, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से आप देख रहे हैं कि ठंडा का मौसम अभी है लेकिन उतना ठंडा नहीं पड़ रहा है। गर्मी के मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है अंटार्कटिका में बर्फ़ भी पिघल रहा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है CO2 जो है एक चक्र के रूप में, कहने का मतलब ये किसी भी चीज़ का कार्बन चक्र हो चाहे जल चक्र हो, कहने का मतलब वो चक्र वो चीज़ें बर्बाद नहीं होती हैं, ठीक है। वो जंतु से अंतरिक्ष वायुमंडल में जाता है, फिर वायुमंडल से धरती पे आता है, ठीक है। फिर वो जीव में जाता है, जीव मरता है तो फिर उसका कोयला पेट्रोलियम काफ़ी समय बाद जो है जीवाश्म हो जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है कार्बन चक्र चलता रहता है, ठीक है। आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आ रही होगी तो दोबारा आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए जल चक्र भी दिया हुआ उस तरीके से कि जल कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, फिर वहीं पे कैसे यूज़ होता है उसका। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि भूजल, ठीक है, जो समुद्र है, जल है, नदियाँ हैं किस तरीके से जो है इसका वाष्पीकरण होता है। जल का वाष्पीकरण कैसे होता है, सूर्य की गर्मी जो है समुद्र में पड़ती है तो जल का वाष्पीकरण होता है। जल का वाष्पीकरण होता है तो वो बादल बन जाता है, ठीक है। बादल जो है वो कम तापमान पर संगठित बादल हो जाता है, संघनित बादल। तो संघनित बादल जो है वो वर्षा करती है। पेड़ से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जल चक्र भी होता है। तो इस मैप को आप देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी कि जल चक्र कैसे होता है, कार्बन चक्र कैसे होता है। अब आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में जो जो क्वेश्चन आए हैं उस सब इस बुक के दोस्तों यही क्वालिटी है कि इतनी अच्छे से इसने क्वेश्चन वही दिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम आप रट जाइएगा। ऐसा कोई इसमें वन लाइनर नहीं है जो एग्ज़ाम में ना आया हो। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पौधों की वृद्धि में सहायक क्या होता है, जल चक्र, ठीक है। पौधों की वृद्धि में सहायक होता है जल चक्र। वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है वायुमंडल में नमी, ठीक है। जो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होती है वही जो है वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। हाइड्रोस्फीयर जिसको जल मंडल कहते हैं में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है जल चक्र में, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है कार्बन चक्र। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। तो मूल रोमों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। तो सेलुलोज आप जान रहे होंगे जो कि सेलुलोज हमेशा पेड़ पौधे में ही होते हैं। पेड़ पौधों के तना में आप देख रहे होंगे, जैसे बरगद है उसके तना में आप देख रहे होंगे मोटी सुपरी परत है सूखी सूखी, ठीक है। तो वो कोशिका भित्ति इसको कहा जाता है जो कि सेलुलोज से बना जाता है। वो कवर करता है, सेलुलोज का काम क्या करता है, सुरक्षा देना, ठीक है। नेक्स्ट, मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है, पैक्टिन। मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है पारगम कला की तरह, ठीक है। मूल रोमों की जो कोशिका भित्ति जो है कार्य करती है कैसे, पारगम कला की तरह। पारगम मतलब ट्रांसफरेबल, जो इधर से उधर ट्रांसपेरेंट होता हो, ठीक है।
अब पदार्थ के रूप देख लीजिए। पदार्थ के रूप, तो पदार्थ तत्व के रूप में देख लीजिए। पदार्थ का साधारणतम रूप रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजन का अभाव है। ठीक है। तो पदार्थ के यौगिक रूप देख लीजिए। दो या अधिक तत्व होते हैं, द्रव्यमान के एक स्थित अनुपात में संयोजित होता है। मिश्रण देख लीजिए पदार्थ का, दो या अधिक तत्व या और यौगिक का किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रण। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपको उसको अच्छे से बता दूँगा। अब देखिए वायुमंडल में प्रमुख गैसें एवं उनकी मात्रा। तो ये देख लीजिए आप, जहाँ तक आपको पता है वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है। तो नाइट्रोजन 78% है, 78.08% वायुमंडल में। दूसरे नंबर पे जो है ऑक्सीजन है 20.95%। उसी तरीके से तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि जो है आर्गन है। तो ये तीनों को तो ध्यान ही रखिएगा आप। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में मैंने शायद यूपी पीसीएस में देखा था कि वायुमंडल में जो है तीसरे नंबर की गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बहुत लोग, काफ़ी लोग कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिए थे, जो कि ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93% है। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है चौथे नंबर पे 0.036%। फिर नियॉन है, फिर हीलियम है। ठीक है। इधर थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। मृदा विलयन, जल में कम परासरण दाब और कम सांद्रता। अंतःशोषण, मूल रोमों का रिक्तिका रस, अधिक परासरण दाब, अधिक सांद्रता मूल रोम। नीचे है वायुमंडल। अब ये टॉपिक जो है वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल की परिभाषा क्या है? पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु का समूह जो है ये वायुमंडल होता है। ठीक है। पृथ्वी पे जो है जितने विद्यमान गैस है वायु के रूप में, उनके समूह को वायुमंडल कहते हैं। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लीजिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं पेड़ पौधे। ये इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में क्या सहायक होते हैं? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे समझ लिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो हम लोग ऑक्सीजन लेके ज़िंदा हैं वो दिक्कत हो जाए। आप जैसे देख ही रहे हैं कोरोना पीरियड में किस तरह से ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई थी। तो हमको हर इंसान को एक एक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वनों का एक अन्य नाम है हरे फेफड़े। ठीक है। वनों का एक अन्य नाम क्या है? हरे फेफड़े। अब ये देखिए संचार उपग्रह है जो कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ब्रह्मंडल में इसको रखा जाता है। ठीक है। इसको सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। और किस सैटेलाइट से इसको छोड़ा जाता है? 36,000 किलोमीटर GSLV से। ठीक है। जियो सिंक्रोनस जो मिसाइल होती है उससे जो है 36,000 किलोमीटर पे जो है इस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। और ये संचार उपग्रह होते हैं। ठीक है। जो कि ब्रह्मंडल में उसको रखा जाता है, जो कि पूरा घूर्णन करता है। ठीक है। इसी से आप जो है टीवी यूज़ कर पाते हैं, रेडियो यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊँगा तो इसको अच्छे से कवर कराऊँगा कि GSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की संरचना देख लीजिए। इस पर क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो सबसे नीचे हमारे वायुमंडल में सबसे नीचे कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। ठीक है। हमारे अगर हम धरती से देखें तो हमारे वायुमंडल का सबसे निचली हिस्सा क्या है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ब्रह्मंडल। अब आपको देखना है कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। तो क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक लगभग होता है। विषुवत रेखा पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो
ही ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता रहता है। तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे, उसके ऊपर समताप मंडल। तो पूछता है कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में जो है हवाई जहाज़ उड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राकृतिक घटनाएं उतना नहीं होती हैं। जैसे आप जैसे पूरा बारिश, जो बादल बनते हैं, वर्षा कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल से वर्षा होती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये जितना मतलब जो है वर्षा होना, जितना जो पशु पक्षी आप पक्षी देखते हैं उड़ते हैं, ये सब जो है क्षोभ मंडल में ही आपके होते हैं। या कोई सैटेलाइट जो है छोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल में ही छोड़ा जाता है। और अभी हम लोग जो ऊपर पढ़े हैं बहिर्मंडल, ये 36,000 किलोमीटर पे, ये सबसे ऊंचाई पे बहिर्मंडल में जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पे सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। लेकिन और सब जो सैटेलाइट जो हैं छोटे मोटे, ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं, जहाँ के सबसे ज़्यादा कचरा है, सबसे ज़्यादा गंदगी है। ठीक है, तो इसलिए हवाई जहाज़ जो है क्षोभ मंडल से नहीं उड़ाया जाता है। उसके ऊपर जो है समताप मंडल है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे जो है हवाई जहाज़ को उड़ाया जाता है। उल्काएँ भी जो है समताप मंडल में पाई जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि समताप मंडल में दो चीज़ पूछता है, एक तो हवाई जहाज़ उड़ाया जाता है, दूसरा ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल भी जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन किसको कहते हैं? जो कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें जो है धरती पे आती हैं, उसको वो रोकता है। अगर ओजोन मंडल ना होता, समताप मंडल में ओजोन को रोकने वाला मंडल नहीं होता अगर ओजोन, तो आपको स्किन में कैंसर हो जाता। सूर्य भगवान की जो किरणें आपको जो है नुकसान पहुंचाती। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये ओजोन जो है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, उसको रोकती है। ठीक है, तो यही ग्लोबल वार्मिंग जो आप देख रहे हैं, कार्बन, अभी हम बताए थे कि CO2 का जो है उत्सर्जन हो रहा है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में आ रही है। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ओजोन जो है धीरे धीरे कट छट रहे हैं। ठीक है, तो ये ओजोन सप्ताह मंडल में आप देख रहे हैं, अगर ये कटेगा छटेगा तो पराबैंगनी किरणें ये धरती पे आएंगी, जो कि मानव के लिए, मानव जात के लिए, या पशु पक्षी के लिए, या जीव जंतु के लिए, सभी के लिए ये नुकसानदायक है। ये तमाम रोगों को बुलावा है। ठीक है, स्किन कैंसर इसका पहला वो है। ठीक है, तो समझ गए आप। क्षोभ मंडल सबसे नीचे, उसके ऊपर समताप मंडल, यही दो ठो ज़्यादा पूछता है। मध्य मंडल बीच में है, यहाँ भी उल्काएँ पाई जाती हैं। ठीक है, आयन मंडल जहाँ रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। और ऊपर सबसे ब्रह्मांडल, ब्रह्मांडल में जो सैटेलाइट होती हैं 36,000 किलोमीटर वो फिट की जाती है। ठीक है, तापमान आप पढ़े ही हैं कि जो है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। 18 किलोमीटर पे क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर समताप मंडल, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे फिर तापमान घटता है। ये मध्य मंडल हो गया। और 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए समताप मंडल के बारे में दिया है। ओजोन का परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के लगभग है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, समताप मंडल में जो ओजोन मंडल है वो 15 से 30 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई पर बनता है। ओजोन परत द्वारा हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण, तो यही जो मैंने आपको बताया, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है ओजोन परत। ठीक है, अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ओजोन परत को सिंबल में क्या लिखते हैं? O3। ठीक है, O3 ध्यान रखिएगा। जल वाष्प बहुत कम होता है, अतः मौसमी घटनाएं न के बराबर होती हैं। कहाँ पे? समताप मंडल में, जो अभी हमने पढ़ा क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ जल वाष्प बहुत कम होता है, मौसमी घटनाएं न के बराबर होती हैं, इसलिए हवाई जहाज़ उड़ाया जाता है। व्यावसायिक जेट विमान की उड़ान भी यहीं होती है। आगे बढ़िए। अब कुछ परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है,
क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया जाता है कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है अंटार्कटिका पे जो है बर्फ़ पिघल रहे हैं, तो ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका के ऊपर। तो ओजोन जो है ना अंटार्कटिका पे ही पाया जाता है, ध्यान रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर में भी आपने देखा कि ओजोन मंडल पाया जाता है, लेकिन ये ओजोन छिद्र की बात कर रहा है का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर होता है। CFC, हैलोजन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इथेन, हैलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी किसके लिए हैं? ओजोन परत की क्षीणता के लिए। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC किसको कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत खतरनाक है और ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। जो ओजोन परत जो है हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेस से। तो CFC, हैलोजन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इथेन, हैलोन, ये सभी जो हैं गैसें उत्तरदायी हैं ओजोन परत की क्षीणता के लिए, मतलब कि ओजोन परत के नुकसान के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग ब्राहा करने फेजिटिंग आउट के मुद्दे से संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन है जो कि किसके लिए किया गया था? ओजोन के संरक्षण के लिए। तो 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था वो किसके लिए हुआ था? यही ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये जो आप जितने गैसेस देख रहे हैं, CFC हो गया, हैलोजन्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका कम उत्सर्जन हो जिससे ओजोन का क्षरण कम हो, इस वजह से जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था। शायद 1987 में हुआ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, 16 सितंबर शायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत क्षरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन मनाया जाता है, देखिए 16 सितंबर को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत संरक्षण कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ओजोन दिवस पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब है? तो 16 सितंबर। इन्वायरमेंट में कई बार पूछा है क्वेश्चन, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। किसने? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने। आगे देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों कहाँ से निकलता है ज़्यादा? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रिज से। जो आप रेफ्रिजरेटर आप यूज़ करते हैं, फ्रिज जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक रखते हैं, उसी फ्रिज से जो है ये CFC गैस उत्सर्जन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये ओजोन के लिए कष्टदायी है। तो यही बोल रहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए आगे लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। तो आपके फ्रिज में जो है ठंडा करने के लिए इसी गैस का प्रयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू क्वेश्चन बहुत करता है जो अपने घर से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ें क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है CFC पे। आगे देखिए, उस डब्बे में जो है परीक्षा दृष्टि से क्या दिया हुआ है? समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, ठीक है। बोला है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? बसंत ऋतु में। किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है बसंत ऋतु में। ओजोन परत को मापा जाता है, किससे माना जाता है? डॉप्सन इकाई से, ठीक है। डॉप्सन एक इकाई है जिससे जो है ओजोन परत को मापा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट के।
ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है ओजोन। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि ज़मीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है। आगे बढ़िए। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ध्यान रखना है आपको, ओजोन छिद्र जो कि अंटार्कटिका में आप देख रहे हैं के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके फ्रिज से निकलता है। तो फ्रिज का यूज़ ख़त्म कर दीजिए आप। ये सब आई हैं देश वातावरण को बर्बाद करने के लिए, इन्वायरमेंट को अपने। 3 चीज़ों का यूज़ मत करिए। घड़े का यूज़ करिए, मिट्टी से बना हुआ घड़ा, उसका पानी नुकसान भी नहीं करेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। आगे देखिए, वायुमंडल का स्तरीकरण। तो वायुमंडल का स्तरीकरण देख लीजिए। ऊंचाई, क्षोभ मंडल सबसे नीचे मैंने आपको बताया, फिर समताप मंडल, फिर मध्य, फिर ठीक है, इस तरीके से है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सा है? ट्रोपोपाज। ठीक है, उसी तरीके से समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में क्या है? स्ट्रेटोपाज। और मध्य मंडल समताप के ऊपर कौन है? मेसोपॉज। वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये मौसम की प्रायः सभी घटनाएं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, जो कि मैंने आपको बताया था, क्षोभ मंडल में मौसम की प्रायः सभी घटनाएं हैं, जैसे बादल बनता है, ओला होता है, कोहरा होता है, तुषार होता है, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, जो कि सबसे नीचे वाला स्तर मैंने आपको बताया था। और क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। इसको ध्यान रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं कि हर 1 किलोमीटर के आप ऊंचाई पर अगर जाएंगे, क्षोभमंडल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से टेम्परेचर में कमी आएगी। ठीक है, मतलब ठंडा होता जाएगा इसी डिग्री के सेल्सियस के हिसाब से, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऊपर देख लीजिए क्या है, आयन मंडल है। आयन मंडल में क्या है? रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करती है, अतः बेतार संचार संभव होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप जो है आयन मंडल देख रहे हैं। आयन मंडल कब है? पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है ऊपर। तो आयन मंडल में बता रहा है कि जो मैंने आपको बताया था कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो सैटेलाइट को रखा जाता है, ठीक है, तो वो रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पे परिवर्तित करता है। ठीक है, जिससे आप बेतार संचार संभव कर पाते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये सैटेलाइट आपको पता है कहाँ रखा गया है? तो उसी पे आयन मंडल पे ही रखा गया है, 36,000 किलोमीटर दूरी पे, जिससे सिग्नल पाके आप जो है मोबाइल का सिग्नल जो है आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, टीवी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं, ये सभी जो है इसी वजह से संभव है। नीचे देखिए क्या है, उत्तरी ध्रुव प्रकाश व दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना है। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस की। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है, परत का नामकरण किया था किसने? टिजरेंज डी बोट ने। ग्रीष्मकाल में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है मध्य मंडल में। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है, तो मध्य मंडल में होता है ऐसा, मेसोस्फीयर में। आयन मंडल में डी परत परिवर्तन करती है न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है।
तो अगर आपको स्पीड में देखना पसंद हो तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए ऊपर सेटिंग में जाके, ठीक है। तो इससे स्पीड बढ़ जाएगा 1.25 पे या 1.5 पे देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। हम थोड़ा सा लेट के पढ़ाते हैं क्योंकि इस टाइम भोजन हो गया होता है, तो थोड़ा सा आराम बिस्तर पे है तो लेट के पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो रहता है। तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, आपका ये टेंशन दूर हो जाएगा। तो क्या है, आयनमंडल में डी परत परिवर्तन करती है न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का। केनली हेविसाइड परत कहा जाता है ई परत को। वायुमंडल के ई परत में उपस्थिति होती है ध्रुवीय प्रकाश, जिसको ऑरोरा लाइट कहा जाता है। हीलियम, आर्गन, रेडॉन तथा नियॉन नोबल गैस है, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, हीलियम, आर्गन और रेडॉन कौन सी गैस है? नियॉन नोबल गैस है। इनमें से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो रेडॉन जो है वायु में नहीं पाई जाती है। पूछता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है या वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछता है कि नोबल गैस किसको कहते हैं, तो हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन, ये सब नोबल गैस है। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं कहलाता है मिश्रण। इधर थोड़ा सा देख लीजिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो जिस गैस की कमी होगी वह कौन ही? ऑक्सीजन। फिर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। कोरोना में तो नहीं दिक्कत हुआ, लेकिन ऐसे हो जाएगा अगर इसी तरह से पेड़ पौधे काटे गए तो, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.08%, ठीक है। हवा में अगर ह्यूमिडिटी आ जाती है, शुष्क हवा, ठीक है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78.08। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, 71% समथिंग कुछ है। धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ज़मीन से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। सांस से छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं तो ऑक्सीजन। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आइए आगे बढ़िए। अब हम लोग धारणी विकास के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। धारणी विकास, तो 17 धारणी विकास लक्ष्य जो है बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना धारणी पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में। तो 17 धारणी विकास बनाए गए थे यूएनओ में मीटिंग के दौरान। पूरे विश्व पूरे देश जो है मिलके जो सम्मेलन किए थे, उसमें जो है 17 धारणी विकास लक्ष्य बनाए गए थे। तो देखिए लाइन बाय लाइन 17 कौन कौन से हैं। पहला है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथा है समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। छठवा है सभी के लिए स्वच्छ जल व सफाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार व समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नौवां है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां है देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। 11वां है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां है
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई। 14 महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन व संवर्धन, वनों को संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना और जैव विविधता क्षति को रोकना। 16 है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाज को बढ़ावा। 17वां है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो ये 17 धारणीय विकास के जो है लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, आगे बढ़िए। कभी कभी 4 ऑप्शन दे देता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो इसमें से पूछ देता है कि कौन सा इसमें धारणीय विकास के लक्ष्य नहीं बनाए गए थे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा तो आप वहाँ टिक कर देंगे क्वेश्चन आंसर में। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा एजेंडा 21 देख लीजिए क्या है। एजेंडा 21 मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में पर्यावरण को लेके एजेंडा 21 बनाया गया था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या है एजेंडा 21 देख लीजिए क्या है। जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, इसमें बात कही गई थी। ठीक है, जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। संकटग्रस्त जीवों मतलब जो रेड लिस्ट में है, जो एकदम विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका संरक्षण किया जाना एजेंडा 21 में बात की गई थी। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। अब विकासशील देशों मतलब क्या मतलब है, जैसे भारत अपना विकासशील देश है, चीन कौन सा है, विकासशील देश है, अमेरिका कौन सा देश है, तो विकसित देश है, यूरोपियन कंट्री कौन सा देश है, विकसित देश है। तो एक विकसित होता है, एक विकासशील होता है। ठीक है, और एक और होता है, तो हमारा भारत विकासशील है। तो वही बोला है एजेंडा 21 में कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या निवारण, यही दो प्रॉब्लम है विकासशील देशों में। एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा विस्फोटक है, दूसरा गरीबी है। नीचे देखिए क्या है एजेंडा 21 में क्या बात की गई थी। सबको खाद्य, स्वस्थ जल व सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, सभी को भोजन मिले, सभी को स्वच्छ जल मिले और सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आगे हो सकता है तो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सभी को सुरक्षा दी जाए। और चौथा क्या है, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। तो ये 4 जो है मुद्दे एजेंडा 21 में रखी गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है कि एजेंडा 21 में कौन कौन सी बातें की गई थी, तो यही 4 की गई थी। कौन कौन सी, जैव विविधता का संरक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, और सबको खाद्य, स्वस्थ जल व सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट के अंतर्गत। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था 1992 में संपन्न हुआ था, इसको क्या कहते हैं, रियो डी जनेरियो। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में। तो पहला कहाँ हुआ था 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन, तो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के किस शहर में, रियो डी जनेरियो में, इसीलिए इसको रियो समिट भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो समिट भी कहा जाता है। तो रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई थी वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्पविकसित देशों को देश निधि उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब ये है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि उपलब्ध कराता है UNFCCC के तहत। ठीक है, धन निधि उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है क्या, एजेंडा 21। पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है एजेंडा 21। आगे बढ़िए, फिर क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए फिर
स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। ठीक है, तो ये पहला ही है। हमको लगता है कि पर्यावरण पे जो है सबसे पहले मीटिंग क्या हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972। तो इसको ध्यान रखिए, पूछता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 अब आयोजित किया गया था। ठीक है, तो स्टॉकहोम ही इसका बाप है। तो स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था 1992 में। इसकी मुख्य उपलब्धि था एजेंडा 21 पे समझौते की समीक्षा हर 5 वर्ष पर की जानी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो हर 5 वर्ष पे समझौता किया जाना था। और पृथ्वी सम्मेलन +5 97 में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला 20 साल बाद, पहले तो स्टॉकहोम है, उसके 20वां वर्षगांठ जो है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया। फिर उसके 5 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसमें कुछ दिया है क्या? हाँ, ये दिया है रियो सम्मेलन, उसी को रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। तो रियो सम्मेलन 1992 में रियो +5 है, पृथ्वी सम्मेलन +5 मतलब हर 5 साल पे होता है। 97 में हुआ था 92 के बाद, और कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और रियो 20 कहा है, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था जून 2012 में। ठीक है, तो रियो 5 आपको समझना है कि रियो 5 बोलेगा तो 97 जो कि न्यूयॉर्क में, रियो 20 कहेगा तो 92 में 20+ कर लीजिए। ठीक है, तो 2012, तो ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। रियो +10 कहेगा तो वो जोहान्सबर्ग, तो 2002 में जोहान्सबर्ग में। तो ये पूछा गया है, ये मत सोचिएगा कि पढ़ के निकल जाए। इसको ध्यान रखिए कि रियो 5 कहेगा तो आपको बताना है 97 न्यूयॉर्क में। रियो 10 कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जगह जोहान्सबर्ग में 2002 में। और उसमें 10 और प्लस कर दिए, और रियो 20 तो ब्राज़ील में 2012 में हुआ था। तो इतना याद रखिएगा। अब हम देखे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसा कि बना हुआ था, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है ये संपूर्ण भारत में लागू है। इसका अन्य नाम है छाता विधान। तो क्वेश्चन पूछता है कि छाता विधान किसको कहते हैं, तो ऑप्शन आप टिक करेंगे, पर्यावरण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या था? ये जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसको पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 जो कि स्टॉकहोम में के निर्णयों को क्रियान्वित करना। तो अभी आपने पढ़ा था ना स्टॉकहोम 1972। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसको पारित करने का भारत का उद्देश्य यही था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम में जो हुआ था कि जो निर्णय हुए थे उसको क्रियान्वित करना। अब उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है विभिन्न संगठन हैं, ठीक है, जैसे UNEP है। तो ये पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए ही ये संस्था बनाई गई थी। ठीक है, UNEP, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये किसके अंतर्गत है? UNO के अंतर्गत। UNO क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इसी का एक पार्ट है, इसी का एक अंग है UNEP, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। तो UNEP का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972। इसका मुख्यालय कब है, कहाँ है? नैरोबी, जो कि केनिया में है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1000 बार पूछा हुआ है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? केनिया के नैरोबी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, जितने हम लोग ये संस्थाएं पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये सब जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक
ठीक है। तो पहला आपने यूएनईपी जो है संस्था पढ़ लिया था। अब हम लोग नीरी देख रहे हैं, नीरी। ठीक है, नीरी का पूर्ण नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, नागपुर में। इसको ध्यान रखिएगा, 1000 बार पूछा हुआ है कि नीरी का जो है कहाँ स्थिति है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। इसकी स्थापना 1958 में। इसका आरंभिक नाम क्या था? केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान। नीरी के स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो नीरी की स्थापना का उद्देश्य था वाटर सप्लाई, ठीक है, सीवरेज प्लान और औद्योगिक प्रदूषण। तो वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान से संबंधित बीमारियों, शोध एवं विकास हेतु। ठीक है, कहने का मतलब जो नीरी की स्थापना हुई थी तो उसका उद्देश्य ये था कि जो वाटर सप्लाई होता है, जो सीवरेज प्लान होते हैं, उससे संबंधित जो है बीमारियों के लिए जो है शोध एवं विकास हेतु, संबंधित बीमारियों के रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु। उसी तरह से औद्योगिक प्रदूषण भी जो होता था तो उसके लिए भी जो है संबंधित बीमारियों रोकथाम, शोध एवं विकास हेतु। तो ये तीनों के रोकथाम हेतु जो है इस संस्था को बनाया गया था। इसके क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो मेन जो है वहाँ महाराष्ट्र के नागपुर में है, और उसके क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ हैं? तो 5 जगह है, ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में भी है, मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में और कोलकाता में। ये 5 जगह पे जो है इसकी प्रयोगशालाएं भी हैं क्षेत्रीय। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये कार्य करता है, नीरी। ठीक है, ये भारत में है, ध्यान रखिएगा। वो यूएनईपी जो है वो केनिया में था, और नीरी जो है ये अपने भारत में है। ठीक है, और ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके क्षेत्रीय मैंने आपको बता दिया प्रयोगशालाएँ दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में, कोलकाता और हैदराबाद में। इसका उद्देश्य क्या है? वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान और औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम व शोध एवं विकास हेतु। अब देख लीजिए, ईपीए संस्था है, ईपीए। ठीक है, तो ये संस्था कह रहे हैं, संगठन है। तो ईपीए क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1970 में हुआ था, 2 दिसंबर 1970। संघीय एजेंसी इसकी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की ये संघीय एजेंसी है। और ईपीए का संबंध किससे है? मानव स्वास्थ्य से है, पर्यावरण से है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधित नियमों के निर्माण व प्रवर्तन के लिए ईपीए बनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लीजिए। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बार आया हुआ है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जलवायु का सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पति। थोड़ा हम लोग तेज़ चलेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। जलवायु का सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पति। जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जल प्रिय पौधे। ठीक है, जल में दलदली भूमि में तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल प्रिय पौधे। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है इकोमार्क। ठीक है, इकोमार्क देखते हैं ना आप, किसी उत्पाद पे बना होता है, तेल में, घी में। ठीक है, तो ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रमाण पत्र होते हैं, इकोमार्क। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। नेक्स्ट, ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, WM एडम्स।
सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल्सवर्थ हिटिंगटन। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका। इधर थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, देखिए एक संगठन बचा हुआ है और भी है एक दो ठो। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA, इसका पूर्ण नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA। इसका गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हुआ। स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई। अब WMO, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी विशेष एजेंसी कौन है? संयुक्त राष्ट्र की। तो ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है WMO, ठीक है। ये भी UNO का ही एक विशेष एजेंसी है जिसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं। इसके क्या कार्य हैं? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1951 को। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कई बार पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। अब कुछ परीक्षा दृष्टि से तथ्य देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया था। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था पर्यावरण पे पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में। तो आज आप जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये कब शुरू किया गया था? तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सहयोग के मध्य समझौता हुआ 21 अप्रैल 2001 को। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पारिस्थितिकी है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान की शाखा जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिकी संबंधों का अध्ययन, ठीक है। जीव विज्ञान की शाखा जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नस्ट हैक्कल, ठीक है। सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नस्ट हैक्कल ने। इसको ओकियोलॉजी नाम से भी जाना जाता है। ओकियोस मतलब घर निवास और लोगोस मतलब अध्ययन। यूजीन ओडोम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यूजीन ओडोम के अनुसार पारिस्थितिकी जो है वो प्रकृति की संरचना प्रक्रिया का अध्ययन होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देख लेते हैं। एक अजैविक घटक है, एक जैविक घटक है, ठीक है। एक एबायोटिक, एक बायोटिक। तो अजैविक घटक अंतर्गत 3 हैं: भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। तो भौतिक घटक अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, वायु। और कार्बनिक घटक कौन कौन से हैं?
जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज, चट्टान, तत्व के, Mg, Ca कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम है, ठीक है, के पोटेशियम है। और कार्बनिक घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। तो ये सब अजैविक घटक हैं। अब जैविक घटक कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब कुछ पारिस्थितिकी तंत्र को देख लीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से के रूप में होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का परिवर्तन जो होता है वो आकार के अनुसार होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है के आकार में जो है विभिन्नता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले किसने शब्द को वो किया था? तो A.G. टॉन्सले ने वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था 1935 में, जो कि A.G. टॉन्सले ने। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। A.G. टॉन्सले ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को उत्पत्ति की थी। आगे देखिए क्या है। पारिस्थितिकी जो है व्यापक आयाम देख लीजिए। मानव समाज, भौतिक पर्यावरण, ठीक है। इधर है जंतु, वनस्पति, जलवायु। इनकी क्रियाविधि का अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब देखिए क्या है नीचे। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं कौन कौन सी सेवाएं हैं? व्यवस्था सेवाएं, नियंत्रण सेवाएं, समर्थन सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं, संरक्षण सेवाएं। तो नियंत्रण व्यवस्था सेवाएं के अंतर्गत खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन होता है। नियंत्रण सेवाएं के अंतर्गत जलवायु और रोग का नियंत्रण होता है। समर्थन सेवाओं के अंतर्गत पोषण चक्रण, फसल परागण। और सांस्कृतिक सेवाएं के अंतर्गत आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं। और संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत विविधता अनुरक्षण। अब देखिए छोटा से दिया हुआ है जैव मंडल। इधर भी छोटा था क्या? हाँ, ये पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, देख लीजिए। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, ठीक है, विचारधारा कार्ल मोबियस, बाइसिनोसिस, फोर्ब्स, माइक्रोकॉस्म। पृथ्वी विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अच्छा, तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा जो है वो किसने दिया था? कार्ल मोबियस ने और फोर्ब्स ने, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी जो है वो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नीचे क्या है? जैव मंडल। जैव मंडल देख लीजिए क्या है। तो जैव मंडल किसको कहते हैं? मिट्टी, जल, वायु, सेल से निर्मित पतली परत, ठीक है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होता है, उसको जैव मंडल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है जैव मंडल, मिट्टी, जल, वायु, सेल से निर्मित पतली परत जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान कहलाता है आवास। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता है ऊर्जा का हरांश। ये देखिए दोस्तों, समझिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता है ऊर्जा का हरांश, ठीक है। कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी मान लीजिए गाजर आप खा रहे हैं, तो वो अगर मान लीजिए कोई जीव खाता है, फिर वहाँ से वो दूसरा जीव खाएगा, ठीक है, उसके उत्सर्जन से, तो ये न्यूट्रिशन घटता जाता है। कहने का मतलब यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठन कहलाते हैं स्वापोषित। वन, तालाब तथा झील है प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है। प्राकृतिक परितंत्र है वन, तालाब, झील, ठीक है, जो प्रकृति पहले से ही मानव निर्मित नहीं है।
और मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। ठीक है, ये मानव निर्मित है, मानव द्वारा उत्पादन किया जाता है धान का खेत। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक को ही कहते हैं सोडियम क्लोराइड।